जोहार, जय मूल्य निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। हमारे साथ इस वक्त वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब हैं। हाल ही में उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए तीसरा मोर्चा बनाया है, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा। इस तीसरे फ्रंट का नाम है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। अब ये तीसरा मोर्चा चुनावी मैदान में उतरने वाला है। इसके क्या मायने हैं, क्या तैयारियां हैं, इस पर हम उनसे बात करेंगे। इसके अलावा अलग अलग जो घटनाएं देश भर में हुई है, खासतौर पर महाराष्ट्र या देश के नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार, इनके साथ वामन मेश्राम, इनकी कई मुलाकातें हुई, उनका एक कार्यक्रम हुआ, दोनों ने मंच साझा किया, उसको लेकर भी कई सारी चर्चा महाराष्ट्र और देश भर में हुई है। उसके क्या मायने हैं, इस पर भी बात करेंगे। मेश्राम साहब, सबसे पहले तो मैं एमएन टीवी पर आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और सीधा सवाल मेरा ये है आपसे, पहला सवाल ये है कि 2019 में, 18-19 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीएए नाम का एक कानून भारत सरकार ने लाया था। एनआरसी, सीए, एनपीआर, इस प्रकार के वो कानून थे। उसका आपने बहुत बड़े पैमाने पर विरोध किया था। 20 जनवरी, 29 जनवरी 2019 को आपने भारत बंद भी किया था उसके विरोध में। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कानून भी भारत सरकार अभी लाने की फिराक में है। पिछले कई महीनों से, मई जून से इसकी चर्चाएं हो रही है। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के जो नेता है, मंत्री है, उनके कार्यकर्ता है, वो लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। लागू न होने के पीछे बताया जा रहा है कि आपने, आपका जो एक बामसेफ का एक ऑफशूट विंग है, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, उसके द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर चरणबद्ध आंदोलन भी किया था और बड़े पैमाने पर आपने भारत बंद करने का भी काम किया। तो ये दो बड़े काम, दो भारत सरकार के जो कानून है वो लाना चाहते थे। उनके कई जो घोषणा पत्र होते हैं चुनाव में, उसमें उन्होंने उसका जिक्र किया था कि हम इसे लागू करेंगे, लेकिन केवल आपके विरोध के वजह से वो लागू नहीं कर पाए हैं। और अभी तो दोनों कानूनों की चर्चा बीजेपी की तरफ से बंद हो गई है। तो क्या आप इसको अपने आंदोलन की सफलता के तौर पर देखते हैं? हमारे विरोध की वजह से जो लोग और जिन लोगों के विरोध में ये कानून जा रहा था, और खास तौर पर आदिवासी लोगों के द्वारा इसका बहुत बड़े पैमाने पर विरोध किया गया था। जी। और ये लोग बहुत बड़े पैमाने पर विरोध में जा सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए उनको ऐसा लगा कि 2024 के चुनाव में उनके सामने संकट खड़ा हो सकता है। इस वजह से उन्होंने इस बात की चर्चा बंद कर दी। जी। तो हमारे आंदोलन का एक बहुत बड़ा प्रभाव तो इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि हमने अपने शक्ति का उपयोग करके उसको रोकने का काम किया। क्योंकि जैसे मीडिया कि, वाले इस जी, बातों को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करते हैं, इसलिए लोगों को इसकी जानकारी मिल नहीं पाती। मगर बिल्कुल सोशल सही। मीडिया के अंदर लोगों को इस बात की जानकारी है कि हमारी वजह से ऐसा हो रहा है। जी, सीए के बारे में भी वही चर्चा थी। आपने बड़े पैमाने पर आंदोलन किया और उसकी वजह से जो अ, अमित शाह लोकसभा के अंदर ये कहते थे, हम सीए को लेकर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, आपके आंदोलन ने उन्हें बहुत किलोमीटर जो है वो पीछे धकेल दिया। हाँ, वो सीए भी हमारे आंदोलन के बदौलत ही ऐसा हुआ, क्योंकि उससे भी उनको ऐसा लगा कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, जी। वो जिस पर्पस के लिए वो ला रहे थे उसके लिए तो पहले से कानून अवेलेबल था, वो करने की जी। जरूरत नहीं थी। मगर वो चाहते थे कि मामला हिंदू मुसलमान का खड़ा हो जाए, बिल्कुल। और हिंदू मुसलमान का इसके आधार पर ध्रुवीकरण हो जाए। मुस्लिम लोग मैदान में नहीं उतरे, और हम्म। हमने उस मामले को टेकअप किया, इसलिए मामला हिंदू मुसलमान का हो नहीं पाया।
जी। जब हो नहीं पाया तो उससे उनको जो बेनिफिट होना चाहिए था वो होने की संभावनाएं धूमिल हो गई, खत्म हो गई। बिल्कुल। ये वजह है। जी। प्रशांत साहब, इस वक्त का जो हॉट टॉपिक अगर कहा जाए तो वो है आपकी और शरद पवार साहब की मुलाकात, और आपने सत्यशोधक सम्मेलन लेकर उन्हें आमंत्रित किया। एक मंच पर आप दोनों दिखे। जब से उसकी चर्चा सोशल मीडिया पर शुरू हुई है तब से विरोध भी हुआ है और बड़े पैमाने पर समर्थन भी मिला है। विरोध ब्राह्मणों की तरफ से, और खास तौर पर अगर संगठन का नाम लिया जाए तो आरएसएस और बीजेपी के जो ब्राह्मण हैं उनकी तरफ से विरोध हुआ है। कैसे देखते हैं इसे? ये आरएसएस और भाजपा के जो लोग हैं वो उसका विरोध करते हैं, और ज्यादा विरोध करते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि अच्छी बात, तो मैं अच्छा मानता हूँ। जी। क्योंकि इससे महाराष्ट्र का मूल निवासी बहुजन समाज जो है उनको और ज्यादा बात समझ में आती है कि हाँ ये लोग सही काम कर रहे हैं। तो हम लोग मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज आरएसएस भाजपा के विरोध की वजह से और ज्यादा बड़े पैमाने पर लोगों तक जाता है, जी। और हम सही तरीके से काम कर रहे हैं ये जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है जी। कि जिस सत्यशोधक आंदोलन की बदौलत महाराष्ट्र का बहुजन समाज राजनीति में और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मुखर है, वो हमारी विरासत है। उस विरासत को 150 साल हो रहे हैं, तो हम अपना कार्यक्रम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हमको ही करना चाहिए था। हम तो फूले शाह अम्बेडकर की बात करते रहते हैं। जी। तीसरी महत्वपूर्ण बात, कुछ लोग कहते भाई पवार साहब को क्यों बुलाया, तो हम बताना चाहते कि पवार साहब का जो परिवार है वो उसका बैकग्राउंड सत्यशोधक आंदोलन का है, जी। तो इस वजह से उनको बुलाया गया। लेकिन तो उसके बाद मैं से ये चर्चा। कहता हूँ जी। कि जी। ये इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये एक 150 साल का कार्यक्रम है, उसके बहाने से ये कर रहे हैं। मान लो हम लोगों को राजनीतिक रिलेशन बनाना है तो उसके लिए 150 साल का कार्यक्रम का मौका ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे ऊपर, हमारे फैसले लेने के ऊपर किसी का क्या बंधन है। हम अपने खुद मुख्तियार हैं, आजाद है। हम अपने लोगों की दृष्टि से जो सही है गलत है वो अच्छी तरह से जानते हैं और अपने फैसले कर सकते हैं। जी। नहीं, उसके उस कार्यक्रम के बाद से ये चर्चाएं हो रही है और लगातार हो रही है कि आप जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, या शरद पवार ने इंडिया गठबंधन के सामने आपका नाम रखा है कि इन्हें भी गठबंधन में शामिल किया जाए। हम क्या सच्चाई है? लोग हम लोग इंडिया गठबंधन में अभी तक शामिल नहीं है। जी। कोई ये नहीं कह सकता कि हम शामिल हो गए हैं, क्योंकि ऐसे कोई सबूत नहीं है, जी। पहली बात। दूसरी बात जी। कि हम लोगों के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की संभावना मुझे नहीं लगती। हम इंडिया जी। गठबंधन में शामिल हो जाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है कि हम शामिल हो जाएंगे। ये तीसरी बात कि हम लोगों ने 29 सितंबर को दिल्ली में तीसरे मोर्चे का गठन किया है, और उसमें 32 पार्टी के लोग सहभागी हुए थे। 51 पार्टी के लोग इससे सहमत हैं जी। टोटल। और उनकी आने वाले समय में 1 महीने के बाद, मतलब इस महीने के एंड तक दिल्ली में दोबारा मीटिंग होगी। जी। नहीं, आपने कहा कि संभावना कम है आपके इंडिया गठबंधन में शामिल होने की। क्या इसका कारण यह है कि इंडिया गठबंधन के कुछ दलों का आपको विरोध है, इस वजह से आप ये ऐसा मानते हैं कि आप शामिल नहीं होते, नहीं होना नहीं, चाहते या नहीं हो सकते? हमने अपना तीसरा मोर्चा खड़ा किया है, ये वजह है। ये जी। हमारा तीसरा मोर्चा है। जी। और इंडिया गठबंधन वालों
गठबंधन में शामिल होने का मुद्दा खत्म हो गया है गठबंधन बनाने से। जी। सीट क्या शेयरिंग ये? हो सकती है, सीट शेयरिंग हो सकती है। अच्छा। इंडिया गठबंधन चाहे तो सीट शेयरिंग हो सकती है, नहीं तो हम लोग अपना चुनाव लड़ेंगे, लगभग 400 लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे। जी। आउट ऑफ आपने जो 543, आउट ऑफ जी 543 400 लोकसभा में हम चुनाव लड़ेंगे। आपने कहा यदि कि 51। सीट शेयरिंग, हाँ, हाँ बोलिए, आप अगर बोलिए। सीट शेयरिंग होता है और जी सीट शेयरिंग का प्रस्ताव हमारे सामने आता है तो हम इस पर विचार करेंगे। जी मगर हम लोग इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है, और हमने अपना गठबंधन बनाया है, तीसरा मोर्चा गठित किया है। तीसरा मोर्चा का नाम भी निर्धारित किया गया है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा। जी। मैं आपको ऐसा नहीं लगता कि एक मतलब इसको लेकर मेरे एक दो सवाल और है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करके आप बीजेपी विरोधी मतों में विभाजन करेंगे और उसका फायदा अल्टीमेटली बीजेपी को ही मिलेगा तो हमारा अगर तो आप तीसरा मोर्चा प्रधानमंत्री नहीं बनाकर बनने लड़ेंगे तो? वाला है, हमारा तो प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है, तो जिनका प्रधानमंत्री बनने वाला है उसको सोचना चाहिए कि नहीं। जी। हमारा तो यानी नहीं आप बनने इंडिया वाला। गठबंधन की तरफ से? और हमारा हाँ। तीसरे मोर्चे का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद के लिए रहेगा, ऐसा तो हमारा कहना नहीं है। तो जी जिनको प्रधानमंत्री बहुमत हासिल करके बनाना है उनको नहीं सोचना चाहिए कि इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। जी। तो उन लोगों की आप जिम्मेदारी नहीं बनती है। बिल्कुल। देखिए, ये दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या ये आपका राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जो तीसरा मोर्चा बना है, आने वाले विधानसभा के जो चुनाव है, जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने वाले हैं, तो क्या इन चुनावों में भी मैदान में उतरेगा या केवल ये लोकसभा के लिए बनाया गया है? ये विधानसभा के लिए भी 29 तारीख में प्रस्ताव आया था, वो उन लोगों को अनुमति दे दी गई है। 5 राज्यों में जी। चुनाव है, मगर 4 राज्यों के लोगों को अनुमति दी गई। कौन कौन से चार राज्य? मध्य प्रदेश में, जी। और राजस्थान में, जी। और तेलंगाना में तेलंगाना। अनुमति दे दी गई। जी जी। मेश्राम साहब, और वो महिला जो आरक्षण को राष्ट्रीय जी परिवर्तन मोर्चा है, राष्ट्रीय जी परिवर्तन मोर्चा के नाम से चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल। अ, महिला आरक्षण बिल जो अभी मोदी सरकार ने लाया है उसका आप विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि भाजपा महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहती है तो उसमें दिक्कत क्या है? आप विरोध क्यों कर रहे 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के चुनकर जाते हैं। हैं? जी वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है। जी और महिलाओं को जो रिजर्वेशन दिया गया है 33%, वो भी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है। हम्म। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन का बाबा साहब अम्बेडकर ने विरोध किया था, और यही नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन महिलाओं को दिया गया है। जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के प्रतिनिधि नॉमिनेट करने का अधिकार मिलता है, उसी तरह से महिलाओं के प्रतिनिधि नॉमिनेट करने का अधिकार भाजपा को मिलेगा। ये तो भाजपा की ताकत बढ़ाने वाला कार्यक्रम है, ये महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का कार्यक्रम नहीं है। जी यदि वो महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना चाहते तो महिलाओं को महिलाओं के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देना चाहिए था, यानी महिलाओं को सेपरेट इलेक्टेड देना चाहिए था। हम लोग उसके समर्थन में हैं कि महिलाओं को सेपरेट इलेक्टेड देना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट से आपका मतलब है कि महिला उम्मीदवार हो और महिला महिला ही ही वोटर हो? महिला ही महिलाओं को चुनने का अधिकार महिलाओं को दिया जाए, तो महिलाओं का रियल रिप्रेजेंटेशन चुनकर जाएगा। जी अगर ऐसा नहीं होता है
तो बीजेपी को नॉमिनेट करने का अधिकार मिलेगा, और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी मिलेगा। इसीलिए कांग्रेस ने पार्लियामेंट के बाहर विरोध किया और पार्लियामेंट के अंदर समर्थन किया। समर्थन किया। जी क्यों? क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगा कि ये तो हमको नॉमिनेट करने का अधिकार मिल रहा है। जी, लगभग सभी ये राजनीतिक दल। कांग्रेस और बीजेपी को नॉमिनेट करने का अधिकार मिल रहा है। जी जी, बिल्कुल। मेहसान साहब, ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है, और इस नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन से महिलाओं की स्थिति और ज्यादा खराब हो। मतलब अभी जो अन्य अत्याचार की घटनाएं हो रही है, कितने मेंबर पार्लियामेंट हो या एमएलए हो, उसके बावजूद अगर ये 33% रिजर्वेशन महिलाओं को तो लागू ये जो कर दिया गया तो नॉमिनेटेड कहीं पर। रिप्रेजेंटेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को है, जिस तरह से उनको पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता, उसी तरह से इन महिलाओं को भी बोलने नहीं दिया जाएगा। जी, अभी जो आंकड़े हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में, संसद के, तो 26 के आसपास महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। हाँ, तो ये और छः पच्चीस छः छब्बीस आठ परसेंट परसेंट है। जी 25-26% अगर है जी, तो अभी 33 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि केवल 7% ही बढ़ेगा। 7-8% बढ़ेगा। बस इतना ही है। तो इससे मगर वो कुछ भी वो भी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। जी, बराबर। इससे महिलाओं की स्थिति खराब होगी और ज्यादा खराब होगी। पार्टी के जी लोगों को महिलाओं को नॉमिनेट करने के अधिकार से, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के नॉमिनेशन के आधार पर उन्होंने शब्द प्रयोग किया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन से उनके अंदर दलाल और भड़ुए पैदा हुए। वो दलाल और भड़ुए पैदा हुए, ऐसा महिलाओं के लिए ये शब्द प्रयोग नहीं किया जा सकता है कि महिलाएं दलाल और भड़ुए होगी। ये नहीं किया जा सकता। मगर क्या होगी, वो मैं लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं कि इसका परिणाम बहुत ज्यादा खराब निकलेगा। जी, मिश्रम साहब, अभी आपने ईवीएम को लेकर, मतलब आप काफी लंबे समय से ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से ही अगर हम देखें, लगातार आप मैदान में हैं। आप लोगों को जगाने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केसेस दायर कर रहे हैं। यानी दोनों तरफ की जो लड़ाई है वो आप लड़ रहे हैं। अ, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी आपकी जो परिवर्तन यात्रा निकली थी, दूसरी परिवर्तन यात्रा निकली थी ईवीएम को लेकर, ईवीएम भांडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा। तो उस परिवर्तन यात्रा के दौरान आपने ये कहा था कि अ, चुनाव आयोग अगर कुछ सुधार करे, वो सुधार क्या होने चाहिए, ये भी आपने अपने भाषणों में बताया था। और अभी आपने चुनाव आयोग का जो केंद्रीय कार्यालय है नई दिल्ली में, वहां पर लाखों लोगों का मोर्चा लेकर जाने का ऐलान किया है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो सुधार आपने बताए थे, चुनाव आयोग वो सुधार करने के लिए तैयार नहीं है और इस वजह से अभी आप एक्शन मोड में आ गए हैं? ये अभी तक तो उनके तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, जी और किसी प्रकार का सुधार करने के लिए वो राजी हो गए, ऐसी भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम आने वाले समय में बहुत बड़ा मोर्चा दिल्ली में चुनाव आयोग के ऊपर लेके जाएंगे। जी, और लगता है आपको कि इस मोर्चा के बाद कुछ सुधार करने के लिए तैयार होंगे चुनाव आयोग? मैं निराशावादी आदमी नहीं हूं, मैं हमेशा आशावादी आदमी रहा हूं। जी, तो जब जनता में असंतोष ज्यादा बढ़ जाएगा, तो चुनाव आयोग को इसके बारे में गंभीरता से सोचना होगा। आपने परिवर्तन यात्रा के दरमियान ये भी कहा था कि यदि चुनाव आयोग सुधार नहीं करेगी चुनाव प्रक्रिया में, तो लोकसभा के चुनाव के दौरान आप सारे देश भर में ईवीएम को फोड़ेंगे। क्या आपका स्टैंड आज भी वही है या उसमें कुछ बदलाव हुए?
ये हमने ऐसे कहा था कि दिसंबर तक अगर मान लो चुनाव आयोग ने इसमें सुधार किया, हम समय दे रहे हैं। जी अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उसके बाद में फिर हम लोग ईवीएम को सारे देश भर में फोड़ने वगैरह का जो कार्यक्रम है वो जी हम लोग घोषित करेंगे। जी, यानी वो अभी भी मतलब समय दिया हुआ है, दिसंबर एक तक दो हमने तीन महीने समय का दिया हुआ समय। है कि दिसंबर तक इस पर आप ये करें। जी जी जी। मिश्रम साहब, जाति जनगणना भी आज की तारीख में एक हॉट टॉपिक देश में बना हुआ है। कांग्रेस ने लोकसभा के अंदर सोनिया गांधी ने ये कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। राहुल गांधी ने मीडिया के सामने यानी जनता के सामने ये कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वे जातीय जनगणना करेंगे। लेकिन जब उनके पास सत्ता थी 2011 की अगर बात करें, तब उन्होंने ये काम नहीं किया। क्या ये कांग्रेस ने अपनी गलती को सुधारने का ये प्रयास है, या फिर ये भी एक चुनावी जुमला ही? ये चुनाव जो आ रहा है 2024 का, जी ये चुनाव जो आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ये मुद्दा उठाया गया है। जब भारतीय जनता पार्टी ने 50% महिलाओं का मामला उठाया जी तो ये 52% का मामला जो है हम लोगों ने 2000 आज से 10 साल पहले से ये मुद्दा उठाया, ये अभी नेशनल इशू बन गया है। बिल्कुल। तो ये नेशनल इशू बन गया तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इससे उनको नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। अगर हम इसका समर्थन करें तो फायदा हो सकता है। मगर कांग्रेस के लोग उनको बहुमत मिलने के बाद ऐसा करेंगे ही, ये यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता, विश्वास के लेकिन साथ उनके नहीं कहा जा सकता कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती कांग्रेस वाले करेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन की जो बात है उसमें जो शामिल दल है, जनता दल में जो नीतीश कुमार के द्वारा चलाया जाता है, बिहार में उनकी सरकार है, उन्होंने राज्य में ये सर्वे कराया है, उसके आंकड़े भी अभी आए हैं। तो उन्होंने गठबंधन में शामिल दलों का तो विरोध नहीं किया है। अगर गठबंधन के दल इस प्रकार सबका सर्वे करते हैं या जातीय जनगणना की बातें करते हैं, तो वो गठबंधन के मीटिंग में, बैठकों में ये मुद्दा उठा है और कांग्रेस ने उसका विरोध नहीं किया है। तो क्या ये हाँ, यकीन अगर मान लायक लो बात नहीं है कि वो कांग्रेस ऐसा मुद्दा करेगी? नीतीश कुमार ने ये मुद्दा उठाया है, मगर विरोध कांग्रेस ने नहीं किया। मगर इंडिया गठबंधन ने इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं किया। ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ इंडिया गठबंधन में। और जी जी इंडिया गठबंधन के लोग अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसको शामिल करने वाले हैं, ऐसी भी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई। जी। अगर सभी पार्टियों का मिलकर कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो बनता है तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में ऐसा वादा किया जाएगा, ऐसा राहुल गांधी भी नहीं बोल रहे। जी जैसे जातीय जनगणना का मुद्दा जो है वो इंडिया गठबंधन की बैठकों से नदारद था, उसी प्रकार से ईवीएम का भी मुद्दा जो है वो इंडिया गठबंधन के लोगों ने नहीं लिया। इंडिविजुअल लेवल पर उन्होंने, ममता बनर्जी हो या आम आदमी पार्टी की तरफ से एक दो बयान आए हैं, लेकिन गठबंधन की तरफ से जैसे उन्होंने मीडिया के बहिष्कार की बात की, एक रिजोल्यूशन पास किया, उस प्रकार से ईवीएम को लेकर उनकी कोई रणनीति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में ईवीएम कितनी बड़ी चुनौती है गठबंधन के सामने? मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो चुनाव जीत सकते हैं। जी अभी अभी भी उनको और भी सामाजिक समूहों को साथ में लेकर अपनी रणनीति को मजबूत करने का काम करना चाहिए। वो जी चुनाव उसके बाद जीत सकते हैं। मगर अगर हार गए तो केवल एक कारण की वजह से हार सकते हैं, वो ईवीएम। और नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग ईवीएम का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन के लोगों को ईवीएम के बारे में बड़ा इशू बनाना चाहिए।
है। जी। अगर और जब ऑल तक अपोजिशन इंडिया गठबंधन इसके बारे में फैसला करता है तो ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। जी इंडिया बिल्कुल। गठबंधन अगर फैसला करता है तो ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। अगर ये फैसला इंडिया गठबंधन के लोगों को करना है, जी करना बिल्कुल। और चाहिए, यही ऐसा मेरा मानना है। जी, और नहीं तो यही ये यही एक वजह हो सकती है, वो चुनाव हार सकते हैं इसके आधार पर। एक ही चुनौती जो सबसे बड़ी चुनौती है, जिसको हाँ लेकर गठबंधन, इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक कुछ जो हाँ रास्ता है वो नहीं खोला गया कि इसको कैसे टैकल किया जाए, इसको कैसे, इस समस्या का हल कैसे किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ वामन मेश्राम साहब जो है वो लगातार ईवीएम के बारे में बोल रहे हैं। अगर वामन मेश्राम साहब के आंदोलन से, जैसे उनका आंदोलन एक मोर्चा दिल्ली में है, उसके बाद दिसंबर में उन्होंने भारत बंद करने की भी घोषणा की है, इस आंदोलन से अगर उस समस्या का हल होता है तो उसका फायदा इंडिया गठबंधन को भी हो सकता है। तो ये थे वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब। और अभी उन्होंने जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नाम का तीसरा फ्रंट बनाया है, तीसरा मोर्चा बनाया है चुनाव के लिए, उसके वे राष्ट्रीय संयोजक है। धन्यवाद मेश्राम साहब, हमसे बात करने के लिए और तमाम मुद्दों पर हमें जानकारी देने के लिए। शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।